मास्क वाला खौफनाक चेहरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। MNS न्यूज़ लाइव से एक बार फिर मैं आपके सामने लाइव हूं 10 की दस्तक। जी हाँ, वैसे तो दुनिया का हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमता है, सच्चाई और अच्छाई का मास्क। जी हाँ, जिसे उसके अंदर व्याप्त बुराई या धोखा देने की प्रवृत्ति, दूसरों से जलन की भावना, अपनों को ही सीढ़ी बनाकर ऊंचाइयों तक पहुंचने की फितरत को वह ढक सके। जी हाँ, हम में से कोई भी एक दूसरे के असली चेहरे को शायद ही कभी पहचान सकेगी। आज के तारीख में तो पहचान और भी मुश्किल हो गया। जी हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया ने महामारी के चलते अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा है। जी हाँ, कौन आपके सामने से निकल गया पता ही नहीं चलता। गजब की बात तो ये है कि अजीब स्टाइलिश मास्क भी मार्केट में उपलब्ध है। जी हाँ, कुछ तो ऐसे मास्क हैं जिन पर डरावने दांत बने हैं, कुछ पर डरावनी शक्लें। उस डरावनी मास्क के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है ये कहना मुश्किल है। ऐसे ही एक चेहरे से मेरा सामना हुआ है। जी हाँ, उसके बाद मेरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई। मैं सुगंधा पेशे से वकील हूँ। जी हाँ, डाइवोर्स केस लेती हूँ। आज के परिदृश्य में जब महामारी इतनी फैल गई है तो मैं भी कोर्ट कम ही जाती हूँ। जी हाँ, ज़्यादातर क्लाइंट से ऑनलाइन ही संपर्क करती हूँ। लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ पचीदे केस के लिए कोर्ट जाने लगी। एक रोज मेरे कैबिन के बाहर एक अजीब सा मास्क पहने हुए एक आदमी खड़ा हुआ। उसका मास्क गजब का डरावना था। जी हाँ, ऐसे लग रहा था जैसे कोई ड्रैक्यूला खड़ा हो गया, अभी सबका खून पी जाएगा। और उसकी आंखें तो लग भी वैसी ही रही थी, एकदम लाल, जैसे वाकई में उन्हें खून उतार आया हो। जी हाँ, मेरी निगाह जब उस पर पड़ी तो मुझे ही देख रहा था। मैं एकदम सहम सी गई। डर की तरंगों ने अंदर की मुझे झकझोर दिया। मैंने चपरासी को बुलाया और उसे उस मास्क वाले व्यक्ति की पूछताछ करने को कहा। कुछ देर बाद जब चपरासी आया तो उसने बताया कि वो उससे कुछ पूछना, इससे पहले ही वो वहाँ से चला गया। जी हाँ, मैं मन ही मन सोचने लगी कि अजीब आदमी था। जब कोई काम ही नहीं था तो आया क्यों था? आया तो आया, अपने अजीब से मास्क से डराया क्यों? जी हाँ, शाम तक मैं सब भूल चुकी थी। काम खत्म करके घर के लिए निकल पड़ी। कोर्ट के बाहर आकर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि अचानक फिर से वो मास्क वाला खौफनाक चेहरा मुझे दिख गया। उसकी आंखें अभी भी लाल थी। उसने चेहरे को तो मास्क से ढक ही रखा था, अपने सिर पर भी अलग रंग के बालों वाली विग पहन कर रखी थी। मैंने कुछ देर उसे देखने की कोशिश की, शायद कोई दोस्त हो जो मुझे डरा रहा हो, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि मैं कितनी डरपोक हूँ। जी हाँ, मुझे नहीं लगा कि वो मेरा कोई दोस्त है। अभी अचानक वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। जी हाँ, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। डर के कारण पैर लड़खड़ाने लगे। वो जल्द से ड्राइवर गाड़ी में आए और मैं उसे बैठ जाऊँ, यही प्रार्थना कर रही थी भगवान से। अब वो मुझसे सिर्फ 10 कदम के फासले पर था। मैं चीखने चाहती थी पर आवाज़ गले से निकल नहीं रही थी। तभी मेरी गाड़ी आ गई और मैं भागकर उससे ऐसी बैठी जैसे किसी को खून करते देखा पर गवाह भागता है। जी हाँ, घर पहुंचकर कम से कम 5 गिलास पानी पी, फिर शांति से सोफे पर बैठ गई। दिल अभी भी तेज रफ्तार से धड़क रहा था। चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। मैं अभी भी उस मास्क वाले व्यक्ति के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक माँ की आवाज़ कानों में पड़ी। अरे, कम से कम आकर तो कोर्ट कचहरी को भूल जाया कर। चल हाथ मुंह धोकर खाने के लिए आ जा। एक पल को सोचा कि आज जो हुआ वो माँ को बता दूं, पर दूसरे ही पल अपने आप को रोक लिया। माँ बेवजह परेशान हो जाएगी, वैसे ही मुझे लेकर परेशान रहती है। जी हाँ, अगले दिन मेरे मोबाइल पर एक वीडियो मैसेज आया, कोई अनजान नंबर था। मैंने जब वो वीडियो देखा तो डर के मारे मोबाइल ही हाथ से गिर गया।
जब वीडियो में वही मास्क वाला खौफनाक चेहरा किसी को बेदर्दी से मार रहा था और फिर मेरी तरफ इशारा करके बोला कि अब तेरी बारी। कुछ पलों के लिए आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। जी हाँ, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। उस आदमी के पास मेरा फ़ोन नंबर कैसे आया, वो मेरे बारे में और क्या क्या जानता है, ये सब बातें अब मेरे जहन में घूमने लगी। मुझे लगा इससे पहले कि वो आदमी कुछ और करे, मुझे कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। मैंने अपनी एक दोस्त जो कि क्रिमिनल लॉयर है और ऐसे कई साइबर क्राइम केस सुलझा चुकी है, जी हाँ, को उसे ही संपर्क किया जाए। फिर फिक्र मत करो सुगंधा, तुम अपना फ़ोन लेकर कल मेरे कैबिन में आ जाना, मेरे दोस्त आशीष ने बोला। जी हाँ, अगले दिन मैं आशीष के कैबिन पहुंची। उसने मुझे समझाया कि किस तरह हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें भेजा गया वीडियो कहां से आया। जी हाँ, लगभग 2 घंटे बीत गए पर साइबर क्राइम वाले उस वीडियो की लोकेशन पता नहीं लग पाई। आशीष ने मुझे सांत्वना देते हुए बोला कि मैं हूँ ना, घबराओ नहीं, वो अपने कुछ और क्रिमिनल लॉयर दोस्तों से बात करेगा। जी हाँ, और इस मसले की तरह पहुँच कर रहेगा, क्योंकि आशीष ने मेरे केस को हैरत करने की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए मैं बेफिक्र होकर अपने काम में लग गई। शाम को माँ का फ़ोन आया कि उन्हें बाज़ार से कुछ सामान मंगवाना है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आते हुए लेकर आऊँगी, वह बाज़ार ना जाए। ड्राइवर ने गाड़ी कार पार्किंग में पार्क करी और मैं मार्केट में चली गई। जब मैंने सामान खरीद ही रही थी तब मुझे ऐसा आभास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जी हाँ, मैंने मुड़कर हर जगह देखा पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मेरी भ्रम समझकर मैं सामान खरीदने में लग गई। कुछ देर बाद मैंने उस मास्क वाले खतरनाक चेहरे को मार्केट में देखा। वो मुझे ही घूर रहा था, ना जाने क्यों उसे देखते ही मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है और सांसें एकदम तेज दौड़ने लगती है। जी हाँ, मैंने अपना सामान उठाया और तेज कदमों से पार्किंग की तरफ बढ़ने लगी। मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने फटाफट अपने ड्राइवर को फ़ोन लगाया और गाड़ी को पार्किंग से बाहर लाकर खड़े करने को कहा। गाड़ी आते ही मैंने तुरंत अपना सामान उसमें पटक दिया और बैठ गई। घर पहुंचकर मैंने तुरंत आशीष को फ़ोन मिलाया और उसे सारी घटना बताई। सुगंधा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुम्हारा भ्रम हो सकता है ऐसा कोई आदमी ही ना हो। कैसे बातें कर रहे हो आशीष, भ्रम एक बार होता है, बार बार नहीं। जी हाँ, अच्छा हो सकता है कि कहीं वो तुम्हारा कोई पुराना क्लाइंट हो जो तुमसे बदला लेना चाहता हो। तुम पागल हो गए हो क्या आशीष? मैं एक डाइवोर्स लॉयर हूँ, तुम्हारी तरह क्रिमिनल लॉयर नहीं हूँ जो मेरे दुश्मन होंगे। अरे ये भी तो हो सकता है कि कभी तुमने किसी सरफिरे का डाइवोर्स करा दिया हो और अब वो तुमसे बदला ले रहा हो। आशी हंसते हुए बोला, आशीष तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, तुम इस केस को सीरियसली नहीं ले रहे हो। रहने दो, तुम्हारे सब बस का नहीं है, अब इनमें मैं खुद देख लूँगी। जी हाँ, ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। तभी मेरे पास एक और वीडियो आया। उस वीडियो को देख मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो वीडियो मेरे घर का था। घर में मेरी माँ काम कर रही थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और वीडियो वही ख़त्म हो जाता है। फिर वो मास्क वाला खतरनाक चेहरा उस वीडियो में आता है और बोलता है, सोचो अगर दरवाज़ा खोल ही कोई तुम्हारी माँ को मार दे तब तुम क्या करोगी। मैं निशब्द सी अपने बिस्तर पर बैठ जाती हूँ। मेरे सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म सी हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी मुझसे चाहता क्या है। आज ये मेरे घर तक कैसे पहुँच गया, मेरे घर के अंदर का वीडियो इसने कैसे बना लिया। तभी मैंने अपनी माँ को पुकारा। माँ, क्या आज सुबह 12:30 बजे कोई आया था? अरे हाँ, दरवाजे के घंटी बजी और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई भी नहीं था। माँ ने सोचते हुए बोला, जी हाँ, हो सकता है कि 12:30 से पहले कोई आया हो। मैंने सवाल पूछा। नहीं, उससे पहले तो कोई नहीं आया था। अब तू
मुझसे ये वकीलों की तरह सवाल जवाब करना बंद कर, चल आ जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। जी हाँ, कैसे समझाऊं मैं माँ को कि अब उनकी सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। रात को खाने पर माँ ने मुझसे पूछा कि क्या वो कुछ दिन अपने दी के घर चला जाए, और अगले ही दिन उनकी बहन के पास रवाना कर दिया। माँ को भेजकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। जी हाँ, अब सिर्फ मैं हूँ और वो खतरनाक मास्क वाला चेहरा। माँ के जाने के बाद कुछ दिन बहुत शांति से गुजरे। मुझे वो चेहरा कहीं भी नजर नहीं आया। मुझे लगा कि शायद आशीष सही कह रहा था कि वो मेरा भ्रम है या फिर कोई मुझसे मजाक कर रहा था। शनिवार का दिन था और कोर्ट में बहुत सारा काम बचा हुआ था। तभी मेरे ड्राइवर का फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है तो उसे छुट्टी चाहिए। मैंने उसे छुट्टी दे दी। अब मुझे खुद ही गाड़ी चलाकर जाना था। शाम होते होते सारा दफ्तर खाली होने लगा, पर मेरा काम अभी बाकी ही था। रात के 9:30 बजे मैं अपना काम खत्म कर निकली तो देखा कि अमूमन सारे कैबिन के दरवाजे बंद हो चुके थे। ज्यादातर वकील जा चुके थे, सिर्फ 1-2 लोग ही बचे थे। जी हाँ, अब मैं कार पार्किंग की तरफ बढ़ने लगी। कार पार्किंग को इतना खाली कभी नहीं देखा। सिर्फ जहाँ जहाँ कार रखी थी वही लाइट चल रही थी, बाकी जगह लाइट भी बंद हो गई थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे फिर से उसी डर का आभास हुआ। तभी मुझे वहाँ किसी की सीटी बजाने की आवाज़ आई। जी हाँ, मैं एक क्षण रुकी और फिर तेज कदमों से अपनी कार की तरफ भागने लगी। जैसे जैसे मैं अपनी कार की तरफ पहुँच रही थी वैसे वैसे वो सीटी भी तेज होती जा रही थी। मेरे हाथ पैर फूलने लगे, मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। कार पार्किंग में इधर उधर नजर दौड़ा कर देखा, कोई भी नहीं था। चौकीदार भी शायद चला गया था। खौफ मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा था। पसीने से मेरा पूरा शरीर भीग चुका था, पैर भी लड़खड़ा रहे थे। फिर मैंने मन में सोचा कि आज तो मुझे इस डर का सामना करना ही पड़ेगा। जी हाँ, मैं वहाँ रुकी और अपने अंदर हिम्मत जुटाकर चिल्लाई, कौन हो तुम और सामने क्यों नहीं आते? आज या तो तुम नहीं रहोगी या तो मैं नहीं रहूंगी। तभी अचानक वो मास्क वाला खतरनाक चेहरा मेरे सामने सीटी बजाता हुआ आकर खड़ा हो गया। उसे देख मेरी मुंह से एक हल्की सी चीख निकली, पर फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। जी हाँ, और उसके पूछा कि उसे मुझसे क्या चाहिए। मैंने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? तुमने तो मेरी जिंदगी ही उजाड़ दी और अब पूछ रही हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है और मैं क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है। मेरी वजह से? मैं कुछ समझ नहीं। कौन हो तुम? मैंने कभी किसी को बच्चे को उससे जुदा नहीं किया। हाँ, तुम्हारी ही वजह से आज मैं अपने बच्चों को देखने के लिए भी तरस रहा हूँ। तुमने ही मेरा और मेरी पत्नी का डाइवोर्स की केस लड़ा था जिसे वो जीत गई और मेरे बच्चों की कस्टडी भी मुझे नहीं मिली। जी हाँ, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इस पाप की सज़ा मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। उसने जब से चाकू निकाला और कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? कौन से केस की बात कर रहे हो? और इस चाकू को अंदर रखो। तुम मुझसे ऐसे डरा धमका कर नहीं रह सकते। मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुमने पिछले साल शालिनी आहूजा का केस लड़ा था। मैं उसका पति हूँ। जी हाँ, मैंने लड़ा था उसका केस। उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था और उससे पैसे भी मांगता था, इसलिए मैंने उनका केस लड़ा था। ये सब झूठ था। क्या तुमने कभी सच जानने की कोशिश की थी? बस जो शालिनी ने तुमसे कहा तुमने वही मान लिया। कभी ये नहीं सोचा कि सिक्के का दूसरा पहलू भी हो सकता है। कभी मुझसे बात करने की कोशिश करी होती तो पता चलता कि सब सच क्या था। अच्छा, तो तुम ही बता दो सच क्या था? मैंने पूछा। जी हाँ, वो आदमी दूसरी गाड़ी के बम्पर पर बैठ गया और मुझे भी अपनी गाड़ी पर बैठने को कहा। जब मैं नहीं मानी तो उसने मुझे चाकू से डराया। फिर उसने मुझे से विनती करो कि मैं बिना हंगामा किए चुपचाप बैठ गई और उसकी बात ध्यान से सुनकर फिर फैसला करूं कि उस दिन मुझसे गलती हुई थी कि नहीं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी हूँ। मेरी तनख्वाह इतनी
ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी की ख्वाहिशें बहुत ऊंची थी। वो हमेशा मुझसे ज़्यादा पैसे कमाने को कहती थी, पर मैं उतने ही कमा सकता था जितनी मेरी क्षमता थी। एक दिन मुझे पता चला कि वो किसी और को पसंद करने लगी और उसके साथ घर बसाना चाहती थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि ऐसा करने पर हमारा परिवार बिखर जाएगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, पर वो नहीं मानी और उसने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। उसने तुम्हारे जरिए ये साबित कर दिया कि मैं उसे पैसों के लिए परेशान करता हूँ और मारता पीटता हूँ। तुम्हारी मदद से उसे डाइवोर्स भी मिल गया और मेरे बच्चों की कस्टडी भी तुमसे उसे ही दिला दी। तुमने मुझ पर इतने घिनौने और झूठे आरोप लगाए कि मेरा उस कॉलोनी में रहना मुश्किल हो गया। सब यही सोचने लगे कि मैंने ही शालिनी के साथ बुरा बर्ताव किया होगा। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। तभी मैंने सोच लिया था कि इस बात का बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा। अपने बच्चों से बिछड़ने का डर और अपने नाम खराब होने का डर क्या होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, पर ये तुम्हें समझाना बहुत ज़रूरी था। मैं तुम्हें इतना डराना चाहता था कि तुम्हारी सांसें रुक जाए। जी हाँ, अगर मैंने ये शालिनी ने तुम पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे तो तुमने कोर्ट में उन्हें झूठा साबित क्यों नहीं किया? तुम तो शायद कोर्ट भी नहीं आए थे। अगर मैं शालिनी के इल्ज़ाम को झूठा साबित करता तो उसकी बहुत बेइज्जती होती, वह दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मेरे पास सारे सबूत थे, पर उन्हें दिखाकर मैं अपने परिवार की बदनामी कर नहीं सकता था, और यदि ये सच सामने आ जाता तो शालिनी का एक घिनौने रूप से भी सामने आता। तुम्हारे मुताबिक मैं शालिनी को मारता पीटता था, पर जब मुझे सच्चाई का पता चला था शालिनी का एक घिनौने रूप में भी सामने आता। जी हाँ, तुम्हारे मुताबिक मैं शालिनी को मारता था, पीटता था। जी हाँ, उसने जो किया वो शायद इंसानियत और मानवता के विरुद्ध था। ये कहकर उसने अपना मास्क उतारना शुरू करा। जी हाँ, जैसे ही उसने मास्क उतारा मेरे मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल पड़ी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। जी हाँ, मेरे डिवोर्स पेपर पर साइन ना करने पर शालिनी ने मेरे साथ ये किया। उसने अपने चेहरे की तरफ संकेत करते हुए कहा। मैं हैरानी से उसे देख रही थी, मेरी आंखों में आंसू रुक नहीं रहा था। आज मुझे अपने ऊपर बहुत ही ग्लानि महसूस हो रही थी, क्योंकि मैंने शालिनी की बात पर आंख मूंद के विश्वास किया। क्यों मैंने एक बार फिर भी ये नहीं सोचा कि मुझे सच्चाई की तह तक जानी चाहिए। मेरी वजह से एक आदमी ने कितनी दुख भोगे होंगे, कितने दर्द सहे होंगे। आज मुझे अपने वकील होने पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि वकालत की डिग्री लेते वक्त मैंने एक कसम खाई थी कि मैं कभी भी किसी निर्दोष को सज़ा नहीं दूंगी। कुछ देर के लिए हम दोनों शांत बैठे रहे, फिर वो आदमी उठा और बोला, मैं चाहता तो शायद बहुत कुछ कर सकता था, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास था कि तुम सिर्फ अपना काम कर रही थी। मेरी तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, बस तुम्हें ये एहसास दिलाना ज़रूरी था कि डर कितना बड़ा खौफ है। आज लोग मेरा चेहरा देखकर डर जाते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब मुझसे दूर भागते हैं, कोई मुझसे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और उसकी एक वजह तुम हो। जी हाँ, ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। मुझे माफ़ कर दो, आज मुझे अपने वकील होने पर बेहद अफसोस हो रहा है। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी फिर से सुधारना चाहती हूँ। मैं ये केस फिर से ओपन करना चाहती हूँ। अब शालिनी को उसके कर्मों की सज़ा मिलकर रहेगी। तुम्हारे पास जो भी सबूत है मुझे दे दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे बच्चों की कस्टडी तुम्हें वापस दिला कर रहूँगी। मैंने उसे सोमवार को सुबह सारे सबूतों के साथ ऑफिस में आने को कहा। उसने मेरी बात मान ली और वहाँ से चला गया। सोमवार को मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जब वो आया तो मैंने उसे सारे सबूत मांगे, पर उसने मुझे देने से मना कर दिया और बोला, अब मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी नहीं चाहिए। पर क्यों? तुम तो अपने बच्चों के लिए तड़प रहे थे, अब क्या हुआ? तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? तुम पर कोई दबाव है? मैंने हैरान होकर पूछा। कल मैं शालिनी के घर गया था, सोचा था कि एक नज़र बच्चों को देख लूँगा और मौका लगा तो उनसे मिलकर उन्हें बता भी दूंगा कि जल्द ही वो मेरे पास वापस आ जाएगी। पर वहाँ पहुंचकर मैंने जो देखा उसने मुझे सोचने पर बाध्य कर दिया कि
कहीं बच्चों की कस्टडी वापस लेकर गलत तो नहीं कर रहा हूँ? क्यों ऐसा क्यों देखा तुमने? मेरे बच्चे बहुत खुशी से अपने नए पापा की गोद में खेल रहे थे। उनके पास सुख सुविधा की बहुत सी चीजें मौजूद थी जो मैंने उन्हें कभी नहीं दिला सकता। वो इतना खुश थे कि शायद उन्हें मेरी याद भी नहीं आती होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं उनसे ये सब छीन लूं। इतना स्वार्थी नहीं हूँ मैं, ये कहकर वो रोने लगा। मेरे भी आंसू थम नहीं रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि ममता केवल माँ के हृदय में ही होती है, पर ये सच नहीं है। ममता एक पिता के दिल में भी छुपी होती है। मेरे भी आंसू थम नहीं रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जी हाँ, केवल माँ के ही हृदय में ममता होती है। मैंने उसे बताया कि मैंने उसके लिए नौकरी की बात कर ली है और वो अपने सभी सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी का पा सकता है। और रही बात उसके चेहरे की, तो वो भी धीरे धीरे प्लास्टिक सर्जरी से ठीक कर दूंगी। जी हाँ, आज वो अपनी जिंदगी में खुश है। अकेला जरूर है, मगर उसके चेहरे पर संतुष्ट साफ दिखाई देती है और अब उसे अपने चेहरे को मास्क से ढकने की जरूरत नहीं रही। किसी ने सच ही कहा है कि चेहरा हमारी खूबसूरती का आईना नहीं होता। उस मास्क वाले खौफनाक चेहरे के पीछे एक मासूम, भोला, निर्दोष चेहरा छुपा हुआ था। ऐसी ही खबरें फिर लेकर आओगे। देखते रहिए जब तक MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।